नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। देश का राजकाज हो या राजनीति, ये कायदे से तभी सध सकते हैं जब अमन चैन हो, टकराव न हो और पक्ष विपक्ष में एक कामकाजी रिश्ता रहे। हल्ला कम हो और चुपचाप काम से सरकार अपना एजेंडा साधे। हर सरकार को इसी अप्रोच में काम करना चाहिए। उस नाते विचार करें कि संसद का अभी जो सत्र खत्म हुआ है उसके संकेत क्या है। संसद सत्र ने राजनीतिक टकराव का रोड मैप बना डाला है। अगले सप्ताह विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं, उनका इस रोड मैप पर असर होगा। मोटे तौर पर केंद्र सरकार ने विपक्ष या कि कांग्रेस से जो पंगा पाला है उसे अगले 3 साल तक खींचना है। नरेंद्र मोदी सरकार में यह रिकॉर्ड बनता लगता है कि वह पहले दिन से ही विपक्ष से टकराती रही है। कांग्रेस ने सरकार की नाक में दम किया तो केंद्र सरकार ने भी विपक्ष की परवाह नहीं की। पहले दिन से दोनों तरफ घोषित अघोषित सर्द रिश्ते रहे। अब उससे अधिक विकट स्थिति है। भाजपा और मोदी सरकार ने सीधे सोनिया गांधी, अहमद पटेल या कि कांग्रेस लीडरशिप पर शक की सुई पहुंचा दी है। कांग्रेस से आर पार का दो टूक टकराव है। मतलब सरकार के 2 साल पूरे होने के साथ सत्ता पक्ष व विपक्ष में स्थायी टकराव का रोड मैप बना है। तभी सवाल है, सरकार क्या 3 साल तक सियासी लड़ाई को खींच सकेगी? लगातार टकराव से क्या बनेगा? वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काम राजकाज की योजनाओं पर फोकस बनाए रखने में पीछे नहीं रहते। सरकार के काम की मार्केटिंग और प्रचार प्रसार में शायद ही लापरवाही हो, लेकिन राजनीतिक टकराव में यह प्रचार प्रसार हमेशा दबा रहता है। यह कई बार साबित हुआ है। सार्वजनिक बहस और विमर्श टकराव पर ही केंद्रित रहता है। उसमें लगातार अपना अपर हैंड या दबदबा क्या सरकार बनाए रख सकेगी? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। मुलायम सिंह यादव क्या बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार को आइंदा साल होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए खतरा मान रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठा है कि वो नीतीश को जहन में रखकर सियासत कर रहे हैं। उनकी पार्टी के माहिरीन जराये का कहना है कि मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश में नीतीश को पैर नहीं जमाने देना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कांग्रेस के रहनुमा और साबिक मरकजी वजीर बेनी प्रसाद वर्मा को अपनी पार्टी में शामिल कराया है। बेनी प्रसाद वर्मा उसी कुर्मी बिरादरी से आते हैं जिससे मुत्तहिद करने के लिए इन दिनों नीतीश कुमार रात दिन एक किए हुए हैं। उनकी वाराणसी और लखनऊ की रैलियों में जुटी भीड़ से इसका इशारा भी मिल रहा है। गुजरात में हार्दिक पटेल की हिमायत कर रही तंजीमें बिहार और उत्तर प्रदेश में नीतीश की हिमायत कर रही है। कहा जा रहा है कि बेनी प्रसाद वर्मा को एवाने बाला में भेजकर और उनके बेटे को असेंबली का टिकट देकर मुलायम कुर्मी वोट में सेंध लगाएंगे। जराये के मुताबिक मुलायम सिंह को लग रहा है कि नीतीश कुमार की सरगर्मी से कांग्रेस को पैर जमाने में मदद मिलेगी, जिससे मुस्लिम वोटों की तकसीम का खतरा बढ़ेगा। इस लिहाज से नीतीश की सियासत बीएसपी के लिए भी खतरे की घंटी है। नीतीश को रोकने के लिए मुलायम सिंह ने बिहार की सियासत ने भी फिर से दखल बढ़ाया है। उन्होंने नीतीश के करीबी रहे साबिक मरकजी वजीर देवेंद्र प्रसाद यादव को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल किया है और बिहार का सूबाई सदर बनाया है। इसका जमीनी असर ज्यादा नहीं है, लेकिन असर है जरूर। समाजवादी पार्टी में एवाने बाला की सीटों के लिए खींचतान शुरू हो चुकी है। पहले माना जा रहा था कि इंतखाबी साल है, इसलिए सपा मुकामी रहनुमाओं और अपने पुराने कारकुनान को तरजीह देगी, लेकिन अब कई बाहरी दावेदार सरगर्म हो चुके हैं। सूबे में खाली हो रही 11 में से 7 सीटें सपा के खाते में जाएंगी और इनमें से कम से कम 3 सीट बाहरी रहनुमाओं को दिए जाने का अंदाजा लगाया जा रहा है। सपा के माहिरीन जराये के मुताबिक कांग्रेस छोड़कर सपा में शामिल हुए बेनी प्रसाद वर्मा को मुलायम सिंह एक सीट दे सकते हैं। उनके तय पूरे मुलायम फैमिली की और यहाँ तक कि आजम खान की भी हम आहंगी है। उनके अलावा सपा के एक और पुराने रहनुमाओं को एवाने बाला की सीट मिल सकती है। सपा से निकाले गए 2 साबिक रुकन पार्लियामेंट अमर सिंह और जयाप्रदा पार्टी में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि दोनों सपा में शामिल हो जाएंगे और किसी एक को एवाने बाला भेजा जाएगा। इसी तरह एक बड़े मीडिया ग्रुप के मालिक को एवाने बाला दिए जाने की बहस है। अमर सिंह के साथ मिलकर उन्होंने मुलायम सिंह के यहाँ खूब लॉबिंग की है। बताया जा रहा है कि एक चौंकाने वाला मुस्लिम नाम हो सकता है। उत्तर प्रदेश और इससे बाहर भी मैसेज देने के लिए ये नाम तय किए जाने की बहस है।
5 सूबों के असेंबली इंतखाबात को उस तरह से तशहीर नहीं मिली है जैसी बिहार या दिल्ली इंतखाबात को मिली थी, लेकिन इन 5 सूबों के नताइज का सियासत पर जबरदस्त असर होगा। छोटी बड़ी सभी जमातें नतीजों का इंतजार कर रही है। माना जा रहा है कि इन नताइज के बाद सूबाई सतह पर और मुल्क की सतह पर भी नए तनासुब बनेंगे। इन इंतखाबात में सबसे बड़ा दांव कांग्रेस का लगा हुआ है, उसकी 2 हुकूमतें दांव पर है। साथ ही ऐवान ज़ेरी और कई सूबों की असेंबली में बुरी तरह हारने के बाद कांग्रेस को ये पैगाम देना है कि उसका वजूद बचा हुआ है। शुमाली हिंदुस्तान में सफाई के बाद अगर जुनूब से भी पार्टी साफ होती है तो उसकी मुश्किलात में इजाफा होगा। माहिरीन ज़राए के मुताबिक तीसरा या चौथा महाज बनाने की कोशिश कर रही जमातों के रहनुमा नताइज का ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर कांग्रेस का मुजाहरा बेहतर नहीं होता है तो उनके लिए मौका बनेगा। फिर नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी बेहद हमलावर सियासत करेंगे और आइंदा 3 साल में अपनी धुरी पर इत्तेहाद बनाने की कोशिश तेज करेंगे। अगर कांग्रेस का मुजाहरा 4 सूबों में बेहतर होता है तो उसका महवर बनेगा। फिर कांग्रेस रहनुमा यूपीए 3 की कोशिश शुरू कर देंगे और पुराने हामियों की वापसी हो जाएगी। जहां तक बीजेपी का सवाल है तो उसका ज्यादा कुछ दांव पर नहीं लगा है, लेकिन अगर मुजाहरा बेहतर नहीं हुआ तो बीजेपी मुखालिफ ताकतें तेजी से मुत्तहिद होने लगेंगी। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। वजीर आला नीतीश कुमार ने बिहार के सहाफी राजदेव रंजन के कत्ल की तफ्तीश सीबीआई को सौंपने का ऐलान किया है। उन्होंने आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हिंदुस्तान अखबार के सीवान के ब्यूरो चीफ राजदेव रंजन के कत्ल की तफ्तीश सीबीआई से कराई जाएगी। सहाफी के अहले खाना के मेंबरान और कई सहाफी तंजीमें इसकी मुतालबा कर रही थी। गौरतलब है कि राजदेव रंजन का कत्ल जुमे को सीवान के एक भीड़ भरे बाजार में कर दिया गया था। कत्ल के बाद शक की सुई जेल में बंद साबिक रुकन पार्लियामेंट और आरजेडी रहनुमा शहाबुद्दीन की तरफ बताई जा रही थी। पुलिस ने उनसे जुड़े रहे 3 लोगों को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार भी किया है, लेकिन कातिलों को पकड़ने के चौतरफा दबाव के बाद नीतीश कुमार ने सीबीआई तफ्तीश का ऐलान किया। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में कोई जंगल राज नहीं है। वजीर आला ने कहा कि बिहार में कानून का राज है और कानून का राज रहेगा। नीतीश कुमार ने नज्म नस्क की बजाय शराबबंदी पर ज्यादा ध्यान देने के इल्जामात को भी खारिज किया और कहा कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ शराबबंदी पर ध्यान दे रहे हैं। 5 सूबों के असेंबली इंतखाबात आज मुकम्मल हो चुके हैं। मगरबी बंगाल और असम में पोलिंग पहले ही हो चुकी थी। आज तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में वोटिंग मुकम्मल होने के साथ ही इंतखाबात खत्म हो चुके हैं। इसके साथ ही अब नताइज का इंतजार शुरू हो चुका है। 5 सूबों में 19 मई को वोटों की गिनती होगी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों कौमी जमातों के साथ साथ डीएमके, अन्ना डीएमके, तृणमूल कांग्रेस और कई इलाकाई पार्टियों के लिए इंतखाबात के नताइज काफी अहम है। बीजेपी इस बार केरल में खाता खोलने की उम्मीद कर रही है। वोटिंग के बाद सभी जमातों ने जीत का दावा किया है। एग्जिट पोल में बंगाल और तमिलनाडु में हालात ज्यों के त्यों बने रहने का अंदाजा लगाया जा रहा है, जबकि केरल और असम में उलटफेर होने का अंदाजा लगाया गया है। मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली ने ऐवान बाला में कानूनी सरगर्मी पर सवाल उठाने के 1 हफ्ते के बाद एक बार फिर अदालतों की सरगर्मी और मुकन्नना के कामकाज में बढ़ते दखल का मामला उठाया है। कानूनी सरगर्मी पर फिक्र का इजहार करते हुए जेटली ने कहा है कि सरगर्मी के साथ सब्र भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरगर्मी के नाम पर आइन के बुनियादी ढांचे के दीगर आयामों के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। वीमेंस प्रेस कॉर की तरफ से मुनक़िदा एक प्रोग्राम में आज जेटली ने जोर देकर कहा कि हुकूमत के फैसले मुकन्नना के जरिए ही लिए जाने चाहिए, अदालतों के जरिए नहीं। उन्होंने कहा कि कानूनी जायजा अदलिया के इख्तियारात का एक पहलू है, लेकिन फिर भी सभी इदारों को खुद ही लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण रेखा काफी अहम है। गौरतलब है कि गुज़िश्ता दिनों उत्तराखंड में अक्सरियत साबित करने और कहत साली के मामले पर अदालत के हुक्म के बाद कानूनी सरगर्मी का मामला उठा था और ऐवान में कई जमातों के अराकीन पार्लियामेंट ने इस पर सवाल उठाए थे। मालेगांव बम धमाके के मामले में मुलजमीन की रिहाई और कुछ मुलजमीन पर से मकोका हटाने को लेकर हो रही मजम्मत को खारिज करते हुए मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली ने कहा कि ये मामला अदालतों पर छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इसमें कुछ भी गलत होगा तो अदलिया उसे देखेगी। गौरतलब है कि हिज़्ब इख्तिलाफ का इल्जाम है कि एनआईए इस मामले को कमजोर कर रही है। बहरहाल जेटली ने हिज़्ब इख्तिलाफ के इल्जामात को भी खारिज किया कि मुल्क के कुछ सूबों में तालीम से जुड़ी हुई किताबों के तज्जिये के नाम पर कुछ अजीम शख्सियात की सवानाए हयात को हटाया जा रहा है। वीमेंस प्रेस कोर में आज जेटली ने हिंदुस्तान की तेज इक्तिसादी तरक्की का दावा करते हुए कहा कि हिंदुस्तान आज दुनिया का सबसे तेज रफ्तार से तरक्की करने वाला मुल्क बन गया है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी की सेहत के इत्तला ली और उनके जल्द सेहतयाब होने की दुआ की। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा ने बताया कि उनको वजीर आजम मोदी से पता चला कि राहुल गांधी की तबीयत ठीक नहीं है और उनको तेज बुखार है। नड्डा ने कहा कि वजीर आजम उनकी सेहत को लेकर फिक्रमंद थे। इसके बाद नड्डा ने राहुल की सेहत का हालचाल लिया और उनके जल्दी सेहतयाब होने की दुआ की। इसी बीच कांग्रेस जराये का कहना है कि राहुल को अब भी बुखार है। गौरतलब है कि गुज़िश्ता हफ्ते तेज बुखार की वजह से राहुल गांधी ने केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी का इंतखाबी दौरा रद्द कर दिया था। रियो ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए दो पहलवानों के बीच चल रही लड़ाई अब अदालत में पहुंच चुकी है। हिंदुस्तान के लिए 2 ओलंपिक अवार्ड जीत कर लाने वाले पहलवान सुशील कुमार और 74 किलो में इस बार ओलंपिक के लिए हिंदुस्तान को कोटा दिलाने वाले पहलवान नरसिंह यादव की दावेदारी का मामला दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच गया है। आलमी मुकाबले में जीत दर्ज करके नरसिंह ने हिंदुस्तान का कोटा दिलाया था। कंधे की चोट की वजह से सुशील कुमार इस मुकाबले में हिस्सा नहीं ले पाए थे, लेकिन सुशील का कहना है कि अगर एक सीट के लिए 2 दावेदार हैं तो दोनों के बीच मुकाबला करा लेना चाहिए और जो जीते उसे रियो ओलंपिक के लिए भेजना चाहिए। अपने इस मुतालबे को लेकर सुशील कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कल इस मामले की समाअत होगी। इसी बीच हिंदुस्तान हुकूमत ने कहा है कि वो इस मामले में दखल नहीं देगी। इसका फैसला हिंदुस्तानी कुश्ती ऑर्गेनाइजेशन को करना है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। केंद्र की मोदी सरकार, भाजपा बनाम सोनिया गांधी व कांग्रेस की लड़ाई गुजरे संसद सत्र की पहचान है। संसद और खासकर राज्यसभा में गतिरोध स्थायी बात है। बावजूद इसके सीधे टकराव उतना नहीं था जितना इस सत्र में हुआ है। ऐसा सरकार की वजह से हुआ। तभी सवाल है कि कांग्रेस के प्रति मोदी सरकार की अब नीति क्या है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। मरकजी हुकूमत और सबसे बड़ी हिज़्ब इख्तिलाफ जमात कांग्रेस के बीच टकराव अब इस मुकाम पर आ चुका है कि दोनों के लिए पीछे हटना मुश्किल हो गया है। बदउनवानी के मसले पर शुरू हुआ टकराव दोनों जमातों के आला रहनुमाओं के दरमियान जाती घमंड के टकराव का मामला बन चुका है। कांग्रेस की तरफ से बार बार सीधे वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी सदर अमित शाह को निशाना बनाया जा रहा है, तो दूसरी जानिब हुकूमत और बीजेपी ने भी अपनी बंदूक का मुंह सोनिया व राहुल गांधी और अहमद पटेल की तरफ कर दिया है। अगस्ता वेस्टलैंड बदउनवानी की तफ्तीश की आंच किसी तरह से कांग्रेस आला कमान तक पहुंचती नजर आ रही है। इससे कांग्रेस के रहनुमा बौखलाए हैं और उन्होंने भी सीधे टकराव का महाज खोला है। ऐवान के गुज़िश्ता हफ्ते खत्म हुए बजट इजलास के आखिरी दिन कांग्रेस ने वजीर दिफा मनोहर पर्रिकर और नामजद रुकन पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ इस्तेहकाक की खिलाफ वर्जी का नोटिस देने का फैसला किया। इससे पहले कांग्रेस अराकीन पार्लियामेंट ने केरल में नरेंद्र मोदी के दिए गए बयान को बुनियाद बनाकर 2 दिन तक ऐवान बाला में कामकाज नहीं होने दिया। उन्होंने इस बात को इश्यू बना दिया कि ऐवान का इजलास जारी है तो वजीर आजम ने अगस्ता का मामला उठाकर कांग्रेस रहनुमाओं का नाम ऐवान के बाहर क्यों लिया। इस पर अरुण जेटली को यहाँ तक कहना पड़ा कि बदउनवानी के मसले पर हिज़्ब इख्तिलाफ वजीर आजम की आवाज नहीं दबा सकता है। हैरानी की बात है कि इंतखाबी तशहीर में वजीर आजम के दिए खुतबे को इश्यू बनाकर हिज़्ब इख्तिलाफ ने ऐवान नहीं चलने दी। दोनों जमातों के बीच टकराव का नया इश्यू कौमी तफ्तीशी एजेंसी है। मालेगांव बम धमाके मामले में साध्वी प्रज्ञा समेत 6 मुलजमीन को रिहाई और कर्नल पुरोहित पर से मको का हटाए जाने के मसले पर कांग्रेस ने सीधे वजीर आजम मोदी को निशाना बनाया है। इतवार को छुट्टी के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आनंद शर्मा ने इल्जाम आयद किया कि सीधे पीएमओ से दखल देकर एनआईए पर मुकदमे को कमजोर करने का दबाव बनाया जा रहा है। दोनों के बीच टकराव का ये बड़ा नजरियाती इश्यू होने वाला है। हुकूमत कानूनी कामकाज की मजबूरी में कांग्रेस के साथ कामकाजी मफाहमत रखना चाहती थी, लेकिन बजट इजलास में टकराव वाले रुख को देखने के बाद अरुण जेटली ने कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी ताउन नहीं करती है तो मानसून इजलास में हुकूमत वोटिंग के जरिए जीएसटी बिल पास कराने की कोशिश करेगी। हालांकि वोटिंग के जरिए ऐवान बाला में हुकूमत इसे पास करा पाएगी, इसे लेकर शको शोबा है, लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस पर दबाव डालने के लिए उसने ये बात कही है। इसलिए ऐवान हो या बाहर का मैदान, दोनों पार्टियों ने कमर कस ली है। हुकूमत में ये सोच बनी है कि उसे कामकाजी अहकामात के जरिए तरक्की के काम को आगे बढ़ाना है, लेकिन कांग्रेस को बदउनवानी के मसले पर घेरे रखना है। एक तरफ वजीर आजम अवाम को लुभाने के लिए मंसूबों का निफाज कर रहे हैं और मुल्क के बड़े तबके के बीच फील गुड का पैगाम पहुँचाने का काम कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब कांग्रेस मुक्त भारत के अपने नारे को कामयाब करने के लिए कांग्रेस आलाकमान को घेर रहे हैं। कांग्रेस इस सियासत को समझ रही है और वो भी सीधे वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को घेरने में लगी है। आइंदा 3 साल में 11 सूबों में असेंबली के इंतखाबात हैं और उसके बाद आम इंतखाबात हैं, इसलिए आइंदा 3 साल तक ये टकराव चलते रहना है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद स्थायी सियासी टकराव पर चर्चा करेंगे।
सत्ता पक्ष हो या कांग्रेस या आप पार्टी, मयान से तलवारें निकली हुई है। ये तलवारें 3 साल लगातार बाहर निकली रहनी है। मोदी सरकार को अगस्ता मामले में कांग्रेस पर अनिवार्यतः तलवार चलानी है। उधर केजरीवाल ने दोनों के खिलाफ तलवार निकाली है। ऐसे में क्या हमें स्थायी तौर पर तलवारबाजी नहीं देखनी है? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला है। प्रभु जी, आज की राजनीति में तीनों तरफ से अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी सरकार, कांग्रेस की तरफ से मयान से तलवारें निकल चुकी है। क्या ये तलवारबाजी अगले 3 साल तक लगातार रहेगी? एक इसी मतलब झगड़ा और टकराव के अलावा कुछ होगा आगे? नहीं होगा, कि नेचर ऐसी है, पर्सनैलिटी जो आ गई है सेंटर के अंदर। हाँ। केजरीवाल फिर दोबारा से सेंटर की राजनीति में कूद पड़े हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री ऑलमोस्ट सिसोदिया को बना दिया है। तो उनकी शुरू से यही रही है एम्बिशन कि वो राष्ट्रीय नेता हैं। दिल्ली बहुत छोटी जगह है उनके लिए, तो वो राष्ट्रीय मुद्दों को हमेशा उठा लेते, चाहे मोदी हो चाहे सोनिया गांधी हो। हालांकि शीला दीक्षित के खिलाफ कोई एक्शन नहीं रहा, कहते हैं कि आप सोनिया को बंद कर दीजिए। तो ये जो अब तलवारें, कि उनको लगता है कि आजकल जब तक आप तलवारें नहीं निकालेंगे तो योद्धा वही जो तलवार से लोगों को मार सके, शब्दों से नहीं मार सके, वो आजकल चल रहा है। मुद्दे एकदम चलेगा अलग कि करप्शन का इशू कब तक उठाओगे आप? 2 साल के ऊपर जीत करके आए। तो वही तो ये सियासी तलवारबाजी क्या 3 साल तक कौन सस्टेन करेगा? क्या सरकार कर पाएगी? क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ भी अब तो कैंपेन तो लगातार चलेगा। ये सवाल ये है कि अब चुनाव हो गए व्यक्ति के सेंटर जी, कि अगर आपको राहुल गांधी के ऊपर ज्यादा आक्रमण नहीं हो रहा है, इस वक्त राहुल गांधी थोड़ा लगता है सीन से बाहर है, हाँ। परंतु सोनिया गांधी तो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है नहीं जी। तो अरविंद केजरीवाल को लगता है कि राहुल क्योंकि एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा है, तो अरविंद केजरीवाल क्या मोदी का मुकाबला कर सकते हैं? उधर नीतीश कुमार है, वो अपनी तरफ से शुरू हो गए। नीतीश कुमार की भाषा अभी भी थोड़ी संभली हुई है, वो उस पर तो उस तलवार उन्होंने निकाली नहीं। जो आपने पहले से बात उठाई कि तलवार की राजनीति चल रही है, वो केवल अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस और मोदी के बीच में है। हाँ। कांग्रेस को लगता है जब तक मोदी के ऊपर आप आक्रमण नहीं करेंगे, उसकी बातों को जो उसने वायदे किए थे उसको आप जब तक रिमाइंड लोगों को नहीं कराएंगे, कभी डिग्री का इशू उठा लेंगे, कभी आप अगस्ता का इशू उठा देंगे, क्योंकि अगस्ता के अंदर जो कुछ भी हुआ 2 साल के अंदर सरकार तो इनकी थी। तो ये तलवारों के माध्यम से ये एक दूसरे की छवि खराब करने की बात है कि मोदी की जब तक छवि खराब नहीं होगी तब तक हम अगला चुनाव नहीं जीतते, क्योंकि वायदे हर पार्टी करती है, इम्प्लीमेंट कोई नहीं करते। तो मोदी साहब ने भी वायदे किए, उसके ऊपर कुछ इम्प्लीमेंट हुए, कुछ नहीं हुए। तो मोदी की छवि खराब करने का उद्देश्य है केजरीवाल का। और मोदी जी की जो पार्टी है वो चाहती है कि राहुल और सोनिया गांधी के ऊपर आक्रमण करते रहें, क्योंकि कई प्रदेशों के अंदर कांग्रेस के साथ सीधा झगड़ा है। हाँ। तो जहां कांग्रेस का झगड़ा है तो कांग्रेस और बीजेपी, बाकी पार्टियां तो मैटर ही नहीं करती जी। अब यूपी के अंदर आपकी लड़ाई होगी अखिलेश यादव से, मायावती से, वो दोनों अपने चुपचाप कर, अखिलेश यादव कभी ऐसी भाषा का प्रयोग ही नहीं करते, वो काफी संभले हुए हैं। तो आप केजरीवाल क्योंकि मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं, उनकी भाषा का प्रयोग हमेशा एग्रेसिव रहा है। तलवार क्या उसको तो आप वो तो तोप लगा, मतलब जो भी है, तोप निकाल के बैठे हुए नहीं, लेकिन इससे बुनियादी तौर पर गवर्नेंस, राजकाज और जो चुपचाप सरकार को काम करते हुए अमन चैन के साथ में जो नतीजे देने चाहिए वो सब प्रभावित नहीं होंगे। भाई जितना काम मोदी ने किया है, जो अनाउंसमेंट किए हैं, सर कई चीजें दिखाई दे रही है, कहीं दिखाई नहीं रही, परंतु उनकी पार्टी को मेरे को समझ नहीं आता क्यों लगता है कि नेगेटिव करने से प्रोपेगेंडा होगा। बोफोर में आपने आज तक किसी को सजा नहीं दिलाई, बोफोर फिर ज्यादा दिलाई, अगस्ता के अंदर पता नहीं क्या होगा। तो ये जो पुराने मुर्दे उखाड़ करके जब इतना अच्छा काम किया उसका प्रचार करिए, क्योंकि जब बोफोर के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने 10 साल राज किया, अगस्ता के बाद अगर हार गया, आपने हरा दिया, एक मुद्दे पर हार गए, करप्शन के मुद्दे पर हार गए, अब अपने पॉजिटिव जो काम किया उसके ऊपर आपको करना चाहिए, उसके ऊपर जीत निश्चित है। अगर आप नेगेटिव प्रोपेगेंडा पे जाएंगे, किसी तलवार में ज्यादा धार होगी, क्योंकि मोदी जी ने तलवार अपनी यूज कर ली एक बार, उस तलवार से कांग्रेस को काट के फेंक दिया उन्होंने। अब उस तलवार में अभी भी धार रह गई कि नहीं रह गई? उनको चाहिए था कि अपनी कोई पॉजिटिव चीज खड़ी करें, पॉजिटिव चीज से नेगेटिव चीज को मारे। केजरीवाल का कुछ है नहीं, उन्होंने क्या छोटा सा स्टेट है पंजाब में, लगता है अगर वो जीत गए तो बड़ा खतरा खड़ा कर सकते हैं। पंजाब में भी उनकी भाषा वही है जो दिल्ली में है, सड़क छाप छावट जिसको बोलते हैं। जो नहीं, देखिए भाषा के स्तर पर आक्रामकता सब तरफ से एक दूसरे के खिलाफ है। और ये मतलब पूरा एक तरह से देखा जाए तो मोदी सरकार के पूरे 5 साल ही एक ही अंदाज में होते हुए नहीं लगते इस नाते। क्यों पर्सनैलिटी, जो आप पर्सनैलिटी कहते हैं, मोदी भी बड़े आक्रामक हैं शुरू से।
जो एक पर्सनैलिटी राज कर रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हैं, उनकी पर्सनैलिटी, उनका डीएनए, उसने राजनीतिक विमर्श को और पूरी अप्रोच को बदल दिया। वो वन साइड, वन आर्मी है, वन मैन आर्मी है दोनों की तरफ से। वो किसी से कंसल्ट नहीं करते। जो उनका एक उसकी वजह से जीते हैं वो। केजरीवाल की पार्टी अगर जीती है, ये नहीं कि आपने जीता है, वो केजरीवाल का एक, वो भी एक अपने पर्सनल और उनको लगता है कि जो जिस तरह की भाषा में बोलता आ रहा हूँ लोगों ने उसको स्वीकार किया है, इसलिए मेरे को वोट लिया। मोदी को भी लगता है जिस तरह के आक्रामक मैंने रवैया अपनाया उसकी वजह से मेरे को 282 सीटें मिली हैं। तो वो अपनी भाषा से कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते सत्ता में आने के बाद। उस नाते आपके अनुभव में भी ये सरकार और ये 5 साल बहुत ही अनहोने और अजीब होने वाले, इससे खतरनाक झगड़े होने वाले, मतलब बहुत झगड़ा और बहुत पीक पे लगातार चलते रहना में बहुत जबरदस्त होगी। गालियां गलौज की भाषा आएगी, पार्टी के लोग यूज करेंगे। प्रधानमंत्री भी जाकर के भाषा बोलते हैं, परंतु वो थोड़ी समझी हुई भाषा बोलते हैं, पर उनके आसपास के जो लोग हैं उनको पूरे इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप जितना एग्रेशन कर सकते हैं करिए। जी, अमित शाह की तरफ से अपनी पार्टी के स्पोक्स पर्सन को ऐसा लगता है जो उनकी भाषा से कि आप सिर्फ आक्रमण करिए, जवाब मत दीजिए। तो इसी तरह राहुल गांधी ने भी अपने लोगों को कह रखा कि आप वो अगर ईंट मारते हैं तो आप पत्थर मारिए, वो कहते हैं पत्थर मारे तो आप तोप मारिए। तो ये कंपटीशन हो रहा है किस तरह का आक्रमण किया जाए, एक से एक तीखा प्रहार एक दूसरे के ऊपर अगले 3 सालों में देखने को मिलेगा। मतलब देश के गवर्नेंस के नाते, देश की आर्थिक स्थिति और सेहत के नाते खराब नहीं और खतरनाक आप अपन नहीं सोच रहे हैं। 70 साल में झगड़ों के बाद भी देश का विकास तो हुआ ही है ना। देश तो भगवान भरोसे जैसे चलता रहेगा। राजनीति की अपनी एक दिशा है, वो रहेगी। राजनीति का जो दर्जा है वो गिरता चला जा रहा है। गवर्नेंस जो है, लोग अपने आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं, वो काम कर रहे हैं। सरकार का रोल गवर्नेंस में खत्म हो जाएगा। जी प्रभु जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।